हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट 12th फिजिक्स का टॉपिक ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से ही जैसे पता चल रहा है ओमिक रेजिस्टेंस, अब इसका मतलब ओम्स के नियम को जो फॉलो करते हैं, द रेजिस्टेंस विच फॉलो ओम्स लॉ, दैट इज ग्राफ बिटवीन potential difference V and current is straight line or V proportional I, that resistance are called ohmic resistance or ohmic device. For that resistance the graph between V and I is straight line या linear line, therefore this resistance also called linear resistance। और डिवाइस हो तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर डिवाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फर्स्ट ओमिक रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक और लीनियर दो वर्ड होते हैं, लीनियर और डिवाइस। डिवाइस मानी होती है युक्ति, जो उपकरण। तो आपका ओमिक रेजिस्टेंस बोले या लीनियर रेजिस्टेंस बोले या ओमिक डिवाइस बोले या लीनियर डिवाइस बोले, अर्थ एक ही है। तो व्हाट इज ओमिक रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस विच फॉलोज ओम्स लॉ, दैट इज ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन, कॉल्ड ओमिक रेजिस्टेंस और लीनियर रेजिस्टेंस और डिवाइस। तो ओमिक रेजिस्टेंस और जो लीनियर रेजिस्टेंस है उनके लिए आपका ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, V प्रोपोर्शनल I, दिस मीन्स V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं R। तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ओमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि R कांस्टेंट होना चाहिए, V और I पर डिपेंड नहीं करे। ठीक, ऑल मेटलिक कंडक्टर एट लो पोटेंशियल डिफरेंस आर ओमिक रेजिस्टेंस और लीनियर रेजिस्टेंस। जितने भी आपके मेटलिक कंडक्टर है, चाहे कॉपर हो, चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, चाहे आयरन हो, जितने भी मेटलिक कंडक्टर है लो पोटेंशियल डिफरेंस पर ये क्या होंगे, ओमिक रेजिस्टेंस या लीनियर रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो ये तो क्या हो गया आपका ओमिक और लीनियर रेजिस्टेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक डिवाइसेज। अब देखिए बच्चों, अब आपका सेकंड आता है आपका नॉन ओमिक और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस और डिवाइस। द रेजिस्टेंस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे, दैट इज ग्राफ बिटवीन V एंड I इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन और V अपॉन I इज नॉट कांस्टेंट। ठीक, अर्थात जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक, या जिनके लिए V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करें वो स्ट्रेट लाइन नहीं आए और V अपॉन I का जो रेशो कांस्टेंट नहीं रहे, इसका मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे नॉन ओमिक और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अब किस किस कंडीशन में आपका ओम्स का लॉ का आपका ओबे नहीं होता है या कहीं कहाँ वो आपका फॉलो नहीं करता है, तो इसकी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होते। खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इसके नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के, और जनरली एग्जाम में पूछ लेता है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक डिवाइसेज। तो मैं आपको कई सारे नॉन ओमिक डिवाइसेज या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि वो नॉन ओमिक क्यों है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सम फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो वो क्या क्या एग्जाम्पल है, नंबर फर्स्ट, एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस, metallic conductor
डज नॉट ओबे Ohm's law because at high potential difference wire is hot due to this resistance of wire increase and graph between V and I is curve linear। अर्थात हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर आपके मेटलिक जो कंडक्टर होते हैं वो नॉन ओमिक हो जाते हैं या नॉन लीनियर हो जाते हैं। होता क्या है कि यदि आप किसी वायर के जो एंड्स हैं उनके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी और आपको पता है कि रेजिस्टेंस के कारण आपका वायर गर्म हो जाता है। और हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि व्हेन वायर इज हॉट या टेम्परेचर ऑफ वायर इज इंक्रीज ड्यू टू दिस वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज एंड रिलैक्सेशन टाइम इज डिक्रीज एंड रेजिस्टिविटी ऑफ जो मटेरियल इज इंक्रीज। आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशंस होंगे तो कोलिजन जल्दी होगी। ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। ठीक, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टॉ, पीछे डिस्कस किया था। तो आपका टॉ जब डिक्रीज होगा तो रो क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। और आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। और जब रो आपका इंक्रीज होगा तो आर भी इंक्रीज होगा। और आर क्या होगा? वेरी कर गया है, अतः ओम्स नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखिए, आपके मेटल है ओमिक का एग्जाम्पल, ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल भी है और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल। आप दोनों जगह लिख सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा एट लो पोटेंशियल डिफरेंस मेटलिक कंडक्टर आर ओमिक रेजिस्टेंस, एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेटलिक कंडक्टर आर नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक, बिकॉज एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज कर्व्ड। तो कैसा ग्राफ हो जाता है? हम देखते हैं कि यदि हम आपकी मेटलिक कंडक्टर के लिए V और I में ग्राफ प्लॉट करें, ये क्या है आपका V और ये क्या है I। तो देखिए, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। V प्रोपोर्शनल I, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। कहां से? माना A पॉइंट तक। उसके बाद में क्या होगा कि आपके पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में जब वायर गर्म होने लग गया तो क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और चूंकि I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R। और जब R बढ़ेगा तो क्या होगा? I क्या होगी? डिक्रीज होगी। I V के साथ नहीं बढ़ी। जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है उतनी करंट नहीं बढ़ी उस रेशो में। इसलिए क्या होगा? आपका V ज़्यादा इंक्रीज होगा और I इंक्रीज कम होगा। इसलिए आपका जो कर्व है, वो आपका ग्राफ है, वो पोटेंशियल की तरफ क्या होगा? घूम जाएगा। तो आपके A से B तक ये जो है आपके OA पर तो आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ ओम्स नियम फॉलो हो रहा है। और AB पर तो ये आपकी कौन सी है? नॉन लीनियर या नॉन ओमिक बिहेव है। और O से A तक कैसा बिहेव है? ओमिक बिहेव। तो O से A तक लो पोटेंशियल डिफरेंस पर आपका मेटलिक कंडक्टर ओम्स नियम को फॉलो कर रहा है। अतः ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ओमिक रेजिस्टेंस का। आफ्टर पॉइंट A the V is more increased in comparison of I. Due to this the graph between V and I is curved. So in part of graph AB the behavior of metallic conductor is non-ohmic or non-linear। तो आपका मेटलिक कंडक्टर लीनियर रेजिस्टेंस और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस दोनों के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका पीएन जंक्शन डायोड। अब आप सोचोगे सर व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड? देखिए, हमने पिछले टॉपिक में आपको
पढ़ाया था क्या कि आपके मटेरियल रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पर 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। और ये बताया था जो सेमी कंडक्टर्स हैं उसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जब सेमी कंडक्टर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने आप की इंट्रिंसिक फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म में होते हैं, ठीक, उसमें यदि थोड़ी सी मात्रा में हम इम्प्योरिटी क्या कर दें, मिला दें उसमें, तो उस कंडीशन में इम्प्योरिटी मिलाने पर यदि आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है तो वह आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और ट्राईवेलेंट मिलाई है तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, जो आप लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा चैप्टर उसमें डिस्कशन करेंगे। तो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। और आपके जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं पी और एन टाइप, उनको हम क्या कर दें, एटॉमिक लेवल पर क्या कनेक्ट कर दें, तो आपका ये जो डिवाइस बन गई इसको बोलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड। क्या ये? पीएन जंक्शन डायोड। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है जिसका सिंबल ये होता है, ये इसका सिंबल है, ये पी और ये एन। अब इसको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 प्रकार से कनेक्ट करेंगे। यदि पी को मैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और एन को नेगेटिव से, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस, ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी, ठीक। इस कंडीशन में ये कंडक्टर की भांति बिहेव करेगी, किसकी भांति? कंडक्टर की भांति। और यदि इसको उल्टा कनेक्ट कर दें कि आपका ये पी रीजन और ये एन रीजन, इसको नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो ये आपका रिवर्स बायस कहलाता है, रिवर्स बायस। और इसमें ये इंसुलेटर की तरह बिहेव, इसमें क्या होगा? इंसुलेटर की भांति बिहेव करेगा। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इसको यदि फॉरवर्ड बायस करें तो ये कंडक्टर की भांति बिहेव करेगा। और यदि वोल्टेज का साइन आप देखो, यहाँ वोल्टेज का साइन, यदि इस वोल्टेज को हम प्लस लें तो वोल्टेज कैसी होगी? माइनस। तो हमने क्या किया कि आपका है करंट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पोटेंशियल डिफरेंस का साइन चेंज किया तो क्या होगी? करंट बदल गई, क्योंकि कंडक्टर में तो करंट इजी वे में फ्लो होती है, तो यहाँ करंट फ्लो होगी और यहाँ करंट न के बराबर लगभग नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगी। तो आप देखिए करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड कंडक्टर की भांति बिहेव करेगा, और रिवर्स बायस में ये इंसुलेटर की भांति बिहेव करेगा। और इसका जो ग्राफ है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का इस तरह ग्राफ आता है, देखिए इसका ग्राफ इस तरह आएगा। ये आपका प्लस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। तो यहाँ हम करंट लेते हैं, तो ये आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट, तो आपका ग्राफ इस तरह आता है, इस तरह से, ठीक। और भी इस तरह कर सकते हैं, लगभग इस तरह ग्राफ। और रिवर्स बायस में आप देखो यहाँ पर जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में होती, सॉरी माइक्रो एम्पियर में होती, ये तो वोल्ट में ही है, ये भी वोल्ट में ही है, ये आपका मिली एम्पियर में होती। तो करंट माइक्रो एम्पियर में, और वो भी बहुत कम आती है जो ग्राफ। और एक आपका ब्रेकडाउन होगा जब अचानक करंट बढ़ेगी। तो देखिए ये आपका ग्राफ, परेशान नहीं हो, यहाँ आप समझे सभी क्या ग्राफ बन जाए, कैसे है। हम आगे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे, ये अपने कोर्स में आगे पढ़ेंगे इसको। तो देखिए ये किस में ग्राफ है? फॉरवर्ड बायस में। ये किस में है? रिवर्स बायस में। तो एग्जाम्पल क्या है? इन पीएन जंक्शन डायोड, आपको तो ये लाइन याद रखनी है बस, और ये ग्राफ थोड़ा सा जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड किसका एग्जाम्पल है? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन करंट डिपेंड ऑन साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपसे पूछे राइट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, तो एग्जाम्पल एक क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया पीएन जंक्शन डायोड। Why it is non-ohmic resistance? Because in PN junction diode the value of current depend on the sign of potential difference। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका थायरिस्टर।
थायरिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें आपके पी और एन जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उनकी 4 लेयर होती हैं, ठीक। तो आपके जो थायरिस्टर है उसके लिए V और I का ग्राफ क्या होगा, कोई रेगुलर ग्राफ नहीं होता, यूनिक नहीं होता। कभी आपका वोल्टेज के साथ करंट डिक्रीज हो जाएगी, कभी इंक्रीज हो जाएगी। आप देखिए, आपने पीएन संधि डायोड पढ़ा, उसमें वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज होती है। अब वो अलग है, फॉरवर्ड में वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, रिवर्स में कम इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज के साथ कभी करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कभी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अतः आपका ग्राफ क्या है, यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक आपका। तो इन थायरिस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस बिकॉज इन थायरिस्टर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज नॉट यूनिक। आपका इसी तरह से आपका गैलियम आर्सेनाइड, ये जो सेमीकंडक्टर होता है, उसके लिए भी आपका रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज नॉट यूनिक। तो ये आपके एग्जांपल है जिनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ नॉन यूनिक नहीं होता। नॉन यूनिक मीन्स आपका करंट वोल्टेज के साथ आप कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज, तो एक काम नहीं होता, इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी। इसको बोलते हैं बच्चों नॉट यूनिक। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज नॉट यूनिक फॉर थायरिस्टर, देयरफॉर थायरिस्टर and gallium arsenide are the example of non-ohmic resistance. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए आपका जो टॉर्च होती है, टॉर्च का जो बल्ब है उसका फिलामेंट भी नॉन ओमिक होता है, क्योंकि आपके बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें यदि ज्यादा करंट जाती है, क्या जाती है, ज्यादा करंट, तो शुरू में तो ग्राफ थोड़ा सा लीनियर होता है और बाद में आपका ग्राफ जो कर्व हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपका किसके लिए वीआई ग्राफ है, टॉर्च के बल्ब के लिए। तो टॉर्च का बल्ब भी नॉन ओमिक, टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट भी नॉन ओमिक डिवाइस का एग्जांपल है, बिकॉज इन फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई इज आपका कर्व्ड लीनियर। क्या होगा, कर्व्ड लीनियर ग्राफ होता है। तो ये भी आपका एग्जांपल हो गया। उसके अलावा आपके एग्जांपल ट्रांजिस्टर है, आपके लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं, आदि सभी किसके एग्जांपल है, आपके नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक डिवाइस। तो बोलो क्या क्या एग्जांपल हो गए। नंबर फर्स्ट, मेटलिक कंडक्टर एट हाई वोल्टेज डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड, पीएन जंक्शन डायोड। थर्ड, थर्मिस्टर, थायरिस्टर, गैलियम आर्सेनाइड, फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब, ट्रांजिस्टर, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं, ज़्यादातर आपके क्या करता है, दो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का नाम दे पूछ लेता है, या वो कुछ रेजिस्टेंस लिख के पूछेगा इनमें से कौन से नॉन ओमिक हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये ओम के लॉ को जो फॉलो नहीं करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन ओमिक, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस और डिवाइसेज। अब हम नेक्स्ट आगे चल रहे हैं। अब है आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे हो साहब रेजिस्टेंस भी क्या, देखिए रेजिस्टेंस दो टाइप का होते हैं। ओमिक जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होता है, इसलिए उसे स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, वो तो वेरी कर रहा है वोल्टेज के साथ, इसलिए उसको हम कहेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब देखिए, यदि कोई आपका ओमिक रेजिस्टेंस है तो उसके लिए V और I का जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आपने पढ़ा था इस ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो यदि यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दें तो आपका ये तो हो गया V, ये हो गया I, और tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक, तो आपका, और ये कांस्टेंट है, चाहे आप यहाँ लो तब भी उतना एंगल बनेगा, यहाँ लो तब भी उतना एंगल बनेगा। तो प्रत्येक पॉइंट पर आपका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप सब जगह समान है, तो ये आपका क्या है, स्टैटिक रेजिस्टेंस। लेकिन अब हमारे क्या हो रहा है कि जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है
वो वोल्टेज के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। माना सपोज करो इस तरह से चेंज हो रहा है, ये आपका इस तरह से, माना इस तरह से चेंज हो रहा है। अब आप इससे पूछा जाए कि आपका इसका स्लोप क्या है, यहाँ अलग स्लोप है, यहाँ अलग स्लोप है, यहाँ अलग स्लोप है, तो स्लोप जब डिफरेंट हो गया तो रेजिस्टेंस भी तो डिफरेंट हो गया। अब आप बात करें, मानो ये क्या है V और ये क्या है I, कि बताओ इस पॉइंट P पर आपका रेजिस्टेंस कितना है। अब पॉइंट P पर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे, इस पर एक टेंजेंट बनाएंगे, या स्पर्श रेखा, ये देखो ये हमने टेंजेंट बना दिया यहाँ पर इस पॉइंट पर। और क्या करें, यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर डाला और इधर ये परपेंडिकुलर डाला, ये मान लो ये आपकी टेंजेंट। तो ये जो एंगल थीटा है, ठीक, अब थीटा आपका क्या होगा, ये जो थीटा होगा तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। आप यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो स्लो, आपके ये आप है तो देखो ये आपका थीटा एंगल, यहाँ होगा वो यहाँ होगा, और ये आपकी क्या है, ये आपकी डेल्टा आई, चेंज इन करंट। माना यहाँ से यहाँ तक करंट I1 और यहाँ से यहाँ तक करंट I2, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V1 और यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V2। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा V, ये आपका क्या है डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट डेल्टा I। तो आपका टेन थीटा इक्वल हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इसको हम बोलते हैं RD, डायनेमिक रेजिस्टेंस। अर्थात चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस या डिवाइस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा V बाई डेल्टा I है, इसे हम क्या कहेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा। आपके पीएन जंक्शन डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आपको क्यों याद रखना है, डेल्टा V बाई डेल्टा I ये आपका है डायनेमिक रेजिस्टेंस, और V अपॉन I होता है, वो होता है आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो हम आप काम लेंगे यहाँ पर। तो अभी कौन सा रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम यहाँ पर चैप्टर में, स्टैटिक रेजिस्टेंस या स्थैतिक प्रतिरोध, और बाद में जो डायोड वगैरह पढ़ेंगे वहाँ डायनेमिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइंड एज रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो ये आपका होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस। उसके बाद में आपके आएगा रेजिस्टर। आपके रेजिस्टर दो टाइप के होंगे, एक वायर बाउंड रेजिस्टर और कार्बन रेजिस्टर, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।